नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के समकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 3 तलाक बिल के बाद रीवा के हफीजुर रहमान ने अपनी पत्नी को मौखिक तलाक दे रचाई दूसरी शादी। विकास कार्य में अनियमितता करने वाले 3 सचिवों को किया गया निलंबित। रोजगार सहायक की सेवाएं की गई समाप्त। दिन दहाड़े अपहरण कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई 3 तलाक बिल के बाद मुस्लिम महिलाओं में एक उम्मीद की किरण जागी थी। वहीं इस बिल के आने के बाद पुरुषों में महिलाओं को तलाक देने के पहले खौफ का माहौल था, लेकिन केंद्र के इस बिल के उलट रीवा में देखने को मिला, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला में रहने वाली एक मुस्लिम महिला का निकाह 2011 में समान थाना क्षेत्र के पोखरी निवासी हफीजुर रहमान के साथ हुआ था, जिसके बाद हफीजुर रहमान द्वारा आए दिन उसके साथ दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई गई थी। इस दौरान समान थाना पुलिस द्वारा उसे कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वहीं नवंबर 20 को पति द्वारा मायके पहुंच मौखिक तौर पर पीड़िता को तलाक दे दिया और गुड़ में जाकर दहेज के लालच में दूसरी शादी रचा ली, जिसके बाद पीड़िता द्वारा महिला थाना पहुंच अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई। और प्रस्तुत है पीड़िता उम्मे हबीबा व महिला थाना प्रभारी आरती सिंह से जानकारी के अंश। कटरा मोहल्ला की निवासी हूँ। शिकायत मेरी ये है कि मेरी शादी 2011 में हुई थी और जिसके बाद से मुझे प्रताड़ना शुरू, मतलब मेरे साथ मारपीट, हर चीज़ से, मानसिक शारीरिक हर चीज़ से प्रताड़ित किया जाने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारे मायके से क्या मिला है। ना कोई उन्होंने ढंग का सामान दिया है, ना 4 व्हीलर दिया है, ना ही शादी में कोई स्वागत सत्कार मतलब लोगों का किया है। मतलब हर इस चीज़ से शुरू से ही मुझे परेशान करने लगे थे। फिर मेरा बेटा हो गया, शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा 2012 में पैदा हुआ। उसके बाद से मुझे परेशान करने लगे शारीरिक के, भाई बच्चा हुआ है, अब तुम्हें घर का काम धाम दुनिया भर के सब करने हैं और साथ में अपने माँ बाप से पैसे मांग के लाओ, बच्चा हुआ है उसके लिए कुछ दें करें। और मेरी सास नंदे मुझे मारती पीटती थी, जिसका मैंने FIR भी करवाया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब FIR करवाई थी आपने? ये FIR मैंने करवाया था 2016 पे, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने पैसा देके उसको भी दबवा दिया, कोर्ट तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई, थाने तक ही रह गया है। अब क्या है कि मैं फिर उसके बाद मुझे मारपीट करने लगे, मुझे सही ढंग से ससुराल में रहने नहीं दिया गया। आए दिन मुझे मैके बैठा दिया जाता था और फिर जब मैं मैके चली आऊँ तो मुझे बुलाया नहीं जाता था। और अब मेरे पति जो हफीजुर रहमान हैं, वो अभी 20 नवंबर 2020 को उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके मुझे गाली गलौज किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत कोर्ट कचहरी करती हो, तुम्हें बहुत थाना कोर्ट कचहरी करने का शौक़ है, अब तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। अब मैं तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा, जो करना होगा कर लेना, मैं नहीं डरता किसी से। और 2 दिसंबर को इन्होंने जाके गुड़ निवासी नूरजहां से निकाह कर लिया। इसकी शिकायत मैंने आज महिला थाने में की है। मौखिक तलाक की सूचना जो उन्होंने मुझे दी है, तलाक और दूसरी शादी करने की सूचना मैंने अपनी महिला थाने में आज दर्ज कराया है। मैं चाहती हूँ वही कि मेरे साथ न्याय हो, इंसाफ दिया जाए, मतलब मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा 8 साल का बच्चा है, उसका पूरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर पूरा। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बिल्कुल सही फैसला है। उम्मीदें क्या हैं? मेरी उम्मीदें हैं कि मुझे भी इस पे न्याय मिलना चाहिए। अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, तो कम से कम मुझे न्याय तो मिलना चाहिए, जिसके आश्रित मैं अब हूँ। मैं उससे बहुत सहमत हूँ, मेरा पूरा उस चीज़ पे पूरा सहयोग है। और मैं मोदी जी से भी अपने लिए वो चाहती हूँ कि मेरे लिए भी कोई न्याय दिलाएं। पीड़िता ने थाने आकर एक लिखित आवेदन दिया कि उसके पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है तथा 3 बाद में
बोला मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक तलाक कहकर तलाक दे दिया है तथा दूसरी शादी कर लिया है। उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जो अंडर सेक्शन 498A IPC 3/4 दहेज एक्ट तथा 4 मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी नहीं। रीवा पंचायतों में विकास कार्य के लिए दी गई राशि की अनियमितता करने वाले 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 1 रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि संबंधित पंचायतों के सरपंच एवं उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। गंगेव जनपद पंचायत के धरी, जनकहाई एवं जरौट पंचायत के सचिवों पर जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े द्वारा अनियमितता पाए जाने पर सचिवों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा जनपद पंचायत सीओ गंगेव अवध बिहारी खरे को हटाकर पूर्व में पदस्थ सीओ और वर्तमान मऊगंज सीओ अजीत तिवारी को मऊगंज के साथ साथ गंगेव को भी प्रभार दे दिया गया है। प्रस्तुत है जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े से जानकारी के अंश। कल जांच के बाद जो हमारे सब इंजीनियर और सीईओ जनपद ने जांच कराई थी, उसके बाद जो जांच में रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ पंचायतों में रिकवरी निकली है, जो कि लगभग 10 लाख के ऊपर की रिकवरी है। उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उसमें खड्डा ग्राम पंचायत सिरमौर जनपद, उसके बाद धारी और जनकहाई ये जवा जनपद, और जौरोट ये गंगेव जनपद। एक लालगांव में जौरोट के जो सचिव थे वो लालगांव में एक्स्ट्रा चार्ज में पदस्थ थे गंगेव जनपद में। जौरोट सचिव जो थे जो लालगांव जनपद में पदस्थ, लालगांव ग्राम पंचायत में एक्स्ट्रा चार्ज में जो पदस्थ थे, उन्होंने 28 लाख की राशि निकास की है। उसमें काम नहीं किया जा पाया गया। इन सभी को संज्ञान में लेते हुए उनके तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड कराया गया है। इनके ऊपर जांच बिठाई गई है। इसके साथ ही सरपंच को भी शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और सीईओ जनपद को तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए भी बताया गया है। इसके साथ ही जीआरएस जो बगचेड़ा में था उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया, और जो खड्डा में सचिव के बाद जो जीआरएस आए थे उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई जारी है। सर इनकी सेवा भी समाप्त की गई है। ये जीआरएस की सेवा समाप्त की गई है। अनिल सोनी, जिनका भी अनियमितता में इनके नाम थे, इसलिए इनकी सेवा समाप्त कराई गई है। और सर एफआईआर किनके ऊपर की गई है? अभी एफआईआर सिरमौर जनपद में कराई गई है। वहाँ भी वित्तीय अनियमितता थी। वहाँ भी जब सचिव सस्पेंड हुए तो सरपंच और सचिव दोनों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है कि इन्होंने राशि का दुरुपयोग किया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में अस्तबल बाबा के मजार के समीप ही हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई, जिसे कुछ तथाकथित बजरंगी ने सब्बल से उखाड़कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर रख दिए। इस बात की जानकारी लगते ही बजरंग सेना के लोग वहां पहुंच गए, जिसे देखकर तथाकथित के कार्यकर्ता उन्हें देख भागते नजर आए। वहीं एक युवक अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बता रहा था, जिसे बजरंग दल द्वारा उसे अपना सदस्य मानने से इनकार कर दिया, जिसके पश्चात उक्त युवक वहां से लापता हो गया। इस मामले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों में काफ़ी रोष देखा गया। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस व प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले का निराकरण करने प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान बजरंग सेना ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त कार्रवाई उन्हीं के निर्देश पर हुई है। प्रस्तुत है एक झलकी से प्रदेश संगठन मंत्री व संगठन के संभाग अध्यक्ष सहित अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अंश। नहीं पर अगर बजरंग तो कर ही नहीं सकते, वो तो हमारा है। हम लोग बजरंग तो हमारा ही, हम बजरंग पुलिस वाला के बड़ी तो रहा है, विचारधारा एक है हिंदुत्व। ये हम सर ये बड़ा विटंबना है, दुर्भाग्य है। सब मिले हमें सब नहीं करने, बिल्कुल नहीं करना। प्रशासन से जब ये बात हो गई थी कि मंदिर बनने के बाद मूर्ति महाराज अभी जगह डिसाइड करेंगे कि कहाँ। सूचना मिली थी अभी कि कुछ लोग बजरंगबली की मूर्ति तोड़ करके उसको जो है विखंडित कर रहे हैं, और इधर तब हम लोग आए तो हमारे बजरंग सैनिक पहले पहुंच चुके थे। इन्होंने देखा कि एक कौन सा शशांक पाठक नाम का लड़का जो है
अपने कुछ 2-3 लोगों को लेकर सबरी से तोड़ रहा था मूर्ति को और अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बता रहा था। उसकी वीडियो क्लिप शायद हमारे बजरंग सैनिकों ने बनाई है और हम लोग जो है अभी उस व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाएंगे और प्रशासन को भी, जो प्रशासन जिसके बारे में हम लोगों ने 2 से 3 बार पहले भी इस बात का ज्ञापन दिया था कि इस मंदिर को संरक्षित किया जाए, इसको तोड़ फोड़ न की जाए और और इसमें उसके बावजूद भी जो है अगर किसी संगठन द्वारा या शासन के प्रभाव में आकर शासन से मिलीभगत करके ये या ठेकेदार से मिलकर ऐसा कर रहे हैं तो बजरंग सेना उसका पुरजोर विरोध करती है और सड़क में उतरकर आंदोलन करेगी और चक्का जाम भी किया जाएगा शासन नहीं मानी तो। अब अगर बजरंग दल का नाम ले रहे थे तो ये बजरंग दल का काम है कि वो देखे कि उनके सदस्य हैं कि नहीं है, लेकिन अगर बजरंग दल भी इस बात में इन्वॉल्व है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम उसके खिलाफ भी जो है बजरंग सेना कार्रवाई करेगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शुक्ला, संभाग अध्यक्ष बजरंग सेना। अभी फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग आकर मूर्ति हटा रहे हैं। मैं अपने पदाधिकारियों से अभी चर्चा करके इस मैटर पर ज्ञापन दूंगा और जो भी शशांक पाठक जो तोड़ रहा था, मूर्ति को खंडित किया है, उसके खिलाफ FIR कराएंगे और बाकी हम लोग अभी वो करेंगे। अगर प्रशासन ने बिना मंदिर बनाए यहाँ से मूर्ति हटाई तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अगर होगी वो प्रशासन की होगी और जो भी हमसे करते बनेगा उसको करेंगे भगवान को संरक्षित करने के लिए। जो द्वारा हटाया जा रहा था वो बजरंग दल का अपने आप को बता रहा था। हाँ, बजरंग दल का बता रहा था। कुछ बजरंग दल के लोग अभी आए और वो अचानक से भाग गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना हम लोग इसमें कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। अब टिप्पणी नहीं करना चाहते तो हो सकता है कि वो बजरंग दल से संबंधित रहे हों, क्योंकि टिप्पणी तो उनको करना चाहिए था अगर ऐसा मैटर हुआ है तो। अगर ऐसा है तो हम लोग निंदा करते हैं। वो हिंदू धर्म के रक्षक नहीं फिर भक्षक हैं। देखिए, मानसिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो ये हुआ था कि जो भी धार्मिक संगठन हैं उन सब की एक टीम बनेगी, उसके बाद बैठकर उनसे डिस्कस होगा और पूर्व मंत्री जी उसमें रहेंगे और एक स्थान यहाँ पे नियत किया जाएगा, मंदिर यहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ कलेक्टर साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था। अगर इस तरह से चोरी छुपे मूर्ति को ले जाकर तोड़ के फेंक रहे हैं तो मैं निंदा करता हूं और प्रशासन का हाथ होगा तभी ये हटाया गया है। इसमें प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है, ठेकेदार पूर्ण जिम्मेदार है। ठेकेदार के खरीदे मूर्ति विस्थापित की जा रही है तो उसमें छोटा सा इशू आया है। बजरंग सेना के कुछ लोग आए हैं, उनका कहना है कि गलत कार्रवाई हो रही है। राजस्व से बात की जा रही है, राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो पहुंच जाएंगे उसके बाद निर्णय निकल आएगा। बाकी कोई ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है यहाँ पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान बिल को काले कानून के विरोध में सभाओं का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में रीवा जिले में 12 जनवरी को जिले में कृषि कानून को लेकर एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के किसान व कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिसकी जानकारी देने आज जिला यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निज निवास बोधाबाग में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। आ गया है जहां पर सभी को एकत्रित होकर मेनली किसान इकट्ठे होंगे और अपनी बात रखेंगे। नहीं, ये पूरे जिले से किसान एकत्रित होंगे और साथ ही हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और जिले के नेता एकत्रित होंगे। पूरे जिले के नेता? हाँ जी। कृषि कानून का आप लोग जैसे विरोध कर रहे हैं, किसान भी विरोध कर रहे हैं, हाँ, क्या वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये एक काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में और अलग अलग बॉर्डर, अलग अलग स्टेट से किसान एकत्रित हैं, वो कहीं ना कहीं ये उनके विरोध में कानून बनाया गया है और मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है ना। किसानों के साथ अन्याय हो रहा, उनको MSP नहीं दी जा रही। तो इस संबंध में पूरे देश का किसानों के साथ छल हो रहा, तो उसके साथ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस बिल्कुल खड़ी हुई है और इन चीज़ों में इस कानून का विरोध करती है। ये 12 तारीख को रीवा में होगा किसान आंदोलन की? नहीं, ये देखिए, ये पूरे प्रदेश में होने हैं। अभी 12 तारीख अपने रीवा जिले में हो रहा है। इसी तरह अलग अलग तिथियां हैं जिसमें अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश से आदरणीय श्री अजय सिंह राहुल भैया, मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर जी, पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी और हमारे ज़िले से हमारे आदरणीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी और साथ ही रीवा जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता
और युवा साथी, युवा कांग्रेस, ये सभी शामिल होंगे। नहीं, इसका विरोध तो शुरू से किया जा रहा है, लेकिन ये किसान आंदोलन जैसा कि आप जानते हैं महीनों से किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर पर पूरा बॉर्डर पैक है। और अभी कुछ दिन पहले आदरणीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के सानिध्य में उनके साथ हमको भी उनके लंगर में मौका मिला, अवसर मिला उनकी सेवा करने का। जहाँ पर वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि कोई किसान बस इकट्ठे नहीं है, उनका पूरा परिवार, घर, बच्चे, बीवी बच्चे, मतलब सभी कोई इकट्ठे होकर वहाँ इस कानून का विरोध कर रहे हैं और लाखों की तादाद में बैठे हैं। लेकिन मोदी सरकार, भाजपा सरकार को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठंड में 50 से ऊपर किसानों की जान जा चुकी है ना, ये चीज़ें। 12 तारीख को किस तरह का आंदोलन करेंगे आप लोग? 12 तारीख को मेनली ये है कि ज़िले से किसान इकट्ठे होंगे, प्रदेश से हमारे ये सभी वरिष्ठ नेतागण इकट्ठे होंगे और सभी इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे और एक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब ये कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। सतना से रीवा कोचिंग करने आने वाले छात्र का दिनदहाड़े अपहरण कर लूटपाट करने वाले दोनों बदमाशों को सिटी कोतवाली पुलिस ने बीती रात किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिवस रमा गोविंद से पढ़कर रामपुर बघेलान वापस लौट रहे छात्र दिलीप प्रजापति पिता राजेश प्रजापति को कॉलेज चौक के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया, जिससे बस स्टैंड पर उतारना था। लेकिन आरोपी द्वारा खन्ना पेट्रोल पंप के समीप एक अन्य बदमाश को बैठा उसे निपनिया कब्रिस्तान के ले गया। इस दौरान उसने शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी, जिसके बाद उक्त बदमाशों ने उस छात्र से मोबाइल से पैसों की लूट की। इस घटना के बाद पीड़ित छात्र किसी तरह से उनके चंगुल से निकल सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद उक्त घटना की जानकारी रीवा पुलिस अधीक्षक को दी गई। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ मर्म कायम कर मुखबिर की सूचना पर निपनिया निवासी पीयूष पांडे व तराटी निवासी अमन सिगोते को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल होंडा साइन MP 17 MV 1508 व दोनों आरोपियों से लूटा गया मसरूका भी जब्त किया। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अंश। कल दोपहर की घटना है। एक दिलीप प्रजापति कूंद, ग्राम कूंद, थाना रामपुर बघेलान का निवासी है और यहाँ पर वो प्रतिदिन गांव से अपने कोचिंग करने, आरक्षक भर्ती की कोचिंग करने रमा गोविंद पैलेस आता था और कोचिंग करने के पश्चात वापस पैदल बस स्टैंड जा रहा था। वहाँ से कोई साधन लेके वापस गांव जाएंगे। कॉलेज चौराहे के सामने जो अपना ये एक्सचेंज का ऑफिस है उसके पास एक मोटरसाइकिल में लड़का मिला। इसको बोला कि भैया थोड़ी हमारी मदद कर दो, बस स्टैंड में सामान हमारा रखा है तो थोड़ा हमारे पास मदद लदवाने में मदद करा दो। तो वो चूँकि उसी तरफ जाना था तो वो उसी के साथ मोटरसाइकिल में चला गया कि चलो ठीक है वहीं हमको जाना ही है, तो जो भी मदद होगी करा देंगे। बस स्टैंड में जब मोटरसाइकिल नहीं रोका, आगे बढ़ा तो बोला कि नहीं आगे है, वहाँ जय स्तंभ के पास है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो खन्ना टंकी के सामने एक और लड़का मिला, उसी जो मोटरसाइकिल लिए था उसका कोई दोस्त था, तो वो उसको ही रोक के बैठा लिया। तो वो लड़का जो उसको बैठा था बीच में बैठ गया, आगे गया जय स्तंभ में भी नहीं रोका और वो चीर उधर निकल गया आगे बड़ी पुल के आगे। तब फिर वो घबराया और बोला कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो रोको, और हिलाने लगा, मोटरसाइकिल कूदने का प्रयास किया तो उसको धमकी उमकी दी है कि हम गोली मार देंगे, नहीं चुपचाप बैठे रहो। तो डर गया और लड़का बैठा रहा। उसको फिर नपनिया तालाब ले गए, वहाँ पर उतार के उसके साथ मारपीट की है। उसका जितना सामान उमान था तो वो सब लूट लिए, ATM वगैरह और ये सब सारी चीज़ें, उसका आधार कार्ड और पैसा 200-300 रुपये पर्स में डाला था वो, और मोबाइल लिया था। तो मोबाइल को उन्होंने चेक किया तो उसमें उसके खाते में करीब 3400 रुपये बैलेंस था। तो फिर अपने एक साथी को मोटरसाइकिल लेके भेजा कि जाओ खाते से निकाल लाओ तो तुम्हारा ये हम फिर ATM वो सब वापस कर देंगे, आधार कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह, पैसा वगैरह। तो मोटरसाइकिल में लेके गया वो, जैसे स्तंभ के पास जैसे पहुँचा भीड़ भाड़ में तो वो लड़का चिल्ला दिया। तो फिर वो पब्लिक दौड़ पड़ी, क्या हो गया। तो फिर वो जो लेके आया था वो उसको छोड़ करके भाग गया। और लड़का जब खाली हुआ तो फिर थाने में आके उसने सूचना दी। उसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करके, अपहरण और लूट का अपराध पंजीबद्ध करके और तलाश की गई CCTV वगैरह की मदद से और बाकी मुखबिरों की मदद से तलाश की गई और उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से पैसा, उनका ATM और आधार कार्ड वगैरह, मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने घटना की थी, सब जब्त करके और आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक सुरक्षा में भेजा गया।
सर ये दोनों आरोपी कहाँ के? ये रीवा के ही दोनों अपराधी हैं, तरहटी के रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की गई और रीवा के महापौर का पद सामान्य कर दिया गया, जिसके बाद रीवा की राजनीति में उबाल आया और भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों में सामान्य पदों के दावेदार अपने दावेदारी की ताल ठोकने लगे। इसी कड़ी में केंद्र व प्रदेश में अपनी पैठ बनाने वाले कांग्रेस के समर्पित चेहरा शिव प्रसाद प्रधान के रूप में सामने आया। स्वच्छ छवि एवं समर्पित व्यक्तित्व के धनी शिव प्रसाद प्रधान ने सिटी न्यूज़ वन के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता से क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। शिव प्रसाद प्रधान सन 74 से आप कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे। अजय सिंह के संपर्क में आए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, महापौरी का चुनाव, लगातार आप काम करते आए। आखिर अब समान सीट है। इस बार महापौर का समान सीट हुआ है, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1974 से लेके अभी तक मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1974 में सबसे कम उम्र थी, मैंने पार्षदी का उपराठी से चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद यूनिवर्सिटी कारकड़ी का चुनाव था और आपको ये भी बता दूँ कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में सर्वाधिक वोट मुझे मिले थे, जबकि वहाँ विधायक भी चुनाव लड़े थे और बड़े बड़े नेता भी लड़े थे। आज तक मैंने सही में पूछिए तो इतना इंटरेस्ट लेके कभी टिकट नहीं मांगा। टिकट मांगता ज़रूर था, मगर कभी महाराजा रीवा आ जाते थे, कभी बड़े बड़े नेता आ जाते थे, तो मैं सोचता था कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, इसलिए कभी भी मैंने टिकट दिलचस्पी से नहीं मांगा था। इस बार ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उससे भी हम कहीं पीछे न रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। और ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं जीत सकता हूँ। प्रधान जी, चुनाव हार जीत एक अलग चीज़ है और ख़ासतौर तो देखा जाए आप सन 74 से जब आप कांग्रेस से समर्पित कार्यकर्ता हैं और रीवा की जो इस समय माहौल है और अब अपने समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपके संपर्क में हैं, वो चाहते हैं कि एक नया चेहरा आए और आपको सपोर्ट मिले, इसके बारे में देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैश्य समाज जो इस समय रीवा में काफ़ी एक्टिव है और पहले से भी एक्टिव है। मैं पहले भी 1985-86 के करीब में यहाँ का अध्यक्ष भी रहा हूँ समाज का। हमारी श्रीमती जी भी यहाँ की महिला वैश्य समाज की अध्यक्ष रह चुकी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं रहा कि व्यापारी वर्ग या वैश्य समाज से किसी को टिकट दिया हो। यदि ये किसी को भी, चाहे मुझे दे या किसी और दूसरे व्यक्ति को, यदि कांग्रेस समझती है कि ये मेरे से अच्छा है, उसको टिकट दे, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जीत सकता है। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो वैश्य समाज से ही ज़्यादा जुड़े हैं। यदि यहाँ से कांग्रेस से वैश्य समाज को टिकट दिया गया तो वो वोट इधर कांग्रेस के लिए आ सकते हैं। वो उम्मीद है कि वो जीता कैंडिडेट रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति लड़े समाज से। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। 3 तलाक बिल के बाद रीवा के हफीजुर रहमान ने अपनी पत्नी को मौखिक तलाक दे रचाई दूसरी शादी। विकास कार्य में अनियमितता करने वाले 3 सचिवों को किया गया निलंबित। रोजगार सहायक की सेवाएं की गई समाप्त। दिन दहाड़े अपहरण कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।